नमस्कार मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम नागरिक शास्त्र के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं जिसमें 88 यानी 88 नंबर तक हो चुका था। अब हम उसी के आगे प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रश्न है, प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित है उपयोगितावाद का, समाजवाद का, फांसीवाद का या उक्त सभी का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उक्त सभी का। यानी प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में इन तीनों का ही क्या है, बीज निहित है। प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक में उक्त सभी धारणाओं का समावेश है। एक आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक राजा की आवश्यकता उसके उपयोगितावाद को पुष्ट करता है। संपत्ति एवं पत्नियों की साम्यवादी व्यवस्था तथा दार्शनिक राजा का निरंकुश होना क्रमशः समाजवाद एवं फांसीवाद का समर्थन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह किसने कहा है? तो यह कथन है प्लेटो का कि राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह कथन हमारा प्लेटो का है। अगला, इसकी व्याख्या हम देखेंगे कि न्याय का सिद्धांत प्लेटो के चिंतन का महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि बारकर भी कहता है कि न्याय प्लेटो के विचारों का मूल आधार है। रिपब्लिक में राज्य के सिद्धांत की पराकाष्ठा न्याय संबंधी सिद्धांत में है। न्याय वह सूत्र है जो समाज को बांधे रखता है। प्लेटो के अनुसार राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज एवं शत्रु घोषित किया है? लियो स्ट्रास ने, बर्लिन ने, हन्ना आरेंट ने, कार्ल पापर ने। यानी किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कार्ल पापर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है। चलिए व्याख्या देखेंगे। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में पापर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है। उनके अनुसार प्लेटो का दर्शन सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी है क्योंकि उसने संरक्षक वर्ग के शासन को मिथकों के आधार पर सुनिश्चित रखने का सुझाव दिया है। विशिष्ट वर्ग को पूर्ण सत्ता प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन को रोकने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तू का, सेबाइन का या डनिंग का? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्लेटो का। प्लेटो ने कहा है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अगला प्रश्न, हम इसी की व्याख्या भी देखेंगे। प्लेटो के अनुसार राज्य की प्राप्ति के लिए नितांत आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी एवं कर्तव्यपरायण व्यक्तियों के हाथों में हो। इन गुणों से युक्त व्यक्ति समूह के ही प्लेटो दार्शनिक शासक की संज्ञा प्रदान करता है। इसी संदर्भ में वह कहता है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अगला प्रश्न, सुमेलन कीजिए। तो आप देख रहे हैं इसमें आपको सुमेलन करना है। तो मैकियावेली विचारक है और सामने कथन दिए गए हैं, तो आप मिलाइए कि इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है। ये किसने कहा है? पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना ही कविता। ये किसका कथन है? व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। ये किसका कथन है? अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। तो इसको मैच करना है। तो सही कथन क्या है? अब हम इसमें देखेंगे। सही कथन है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। यानी ए का तीसरा, मैकियावेली व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। ठीक, तो इसी तरह आप मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कि मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। ये किसका कथन है? मैकियावेली को, कि छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। मैकियावेली कथन है। मिल ने क्या कहा है? अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। ये किसका है कथन है? मिल का। इच्छा ना कि
शक्ति राज्य का आधार है, ग्रीन का कथन है। पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता, ये बेंथम ने कहा है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। तलवार के बिना प्रंसविदा मात्र शब्द है, किसका कथन है? बोंदा का। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, मिल। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड है, हाप्स। झुंड बना सकती है, राज्य नहीं, हाप्स। राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है, रूसो। ये सभी कथन आप देख सकते हैं और इसमें आपको बताना है, मैच करना है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। उत्तर ए है। अब इसमें हम इसकी व्याख्या भी देखेंगे। सही सुमेलन इस प्रकार है, तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है, ये किसका कथन है? हाप्स का। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, रूसो। उच्च शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं, बोंदा। राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है, ये किसका कथन है? मिल का। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अवधारणाएं, राज्य का दार्शनिक सिद्धांत, मैकियावेली। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत, बेंथम। दार्शनिक उग्रवाद, केल्सन। नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद, बोसांके। अब आपको इसको मैच करना है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, और आप सुमेलन देख सकते हैं। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत, ये किसका कथन है? बोसांके का। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत, केल्सन का। दार्शनिक उग्रवाद, बेंथम का। नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद, ये किसका कथन है? यह है मैकियावेली का। इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे। 96 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, ये रहा कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने दिया है? हीगल ने, रूसो ने, लाक ने या हाप्स ने? सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने दिया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हाप्स का कथन है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। हाप्स के अनुसार प्रभुसत्ता के अबाध अधिकार के फलस्वरूप ही एक वास्तविक सुदृढ़ शासन की स्थापना हो सकती है। किसी प्रकार की शर्तें लगाने से अनिश्चय और अविश्वास की संभावना हो सकती है, जिससे इस प्रकार के झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं जिनका हल संभव नहीं होता, और तब पुनः अराजकता फैल जाती है। इसका परिणाम यह रहा है कि सबसे निकृष्ट राज्य में भी प्रजा को शासकों के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि शासक के विरुद्ध जाने का अभिप्राय प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना अर्थात उत्कृष्ट अराजकता के माहौल में लौटना था। इसलिए हाप्स का कथन है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। अगला, आप देख सकते हैं राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो आप, राज्य अपने में एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, राज्य साधन और साध्य दोनों है, राज्य न साधन है न साध्य है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राज्य साध्य का एक साधन है। आदर्शवादी विचारक जो हैं जैसे हीगल, प्लेटो तथा सर्वाधिकारवादी विचारक जैसे मुसोलिनी या हिटलर राज्य को स्वयं में साध्य मानते हैं, जबकि उदारवादी विचारक एवं समाजवादी विचारक राज्य को साधन मानते हैं। क्योंकि प्रश्न में राज्य का स्वरूप किसी विचारधारा से संबंधित कर नहीं पूछा गया है, अतः प्रश्न में राज्य के वर्तमान स्वरूप के बारे में विचार किया जाएगा। वर्तमान समय में राज्य को एक साधन माना जाता है। आज विश्व के किसी भी हिस्से में राज्य की प्रगति चाहे जो हो, भले ही वह सैन्य तंत्र हो, राज्य को साध न मानकर साधन माना जाता है। अगला प्रश्न, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव
बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? बिलोबी, लास्की, डायसी या महात्मा गांधी? किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो यह कथन है लास्की का। लास्की ने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। अगला प्रश्न 99 नंबर का जो प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि राज्य साधन है, साध्य नहीं। यह सिद्धांत किसका है? उदारवाद का, व्यक्तिवाद का, फांसीवाद का या वैज्ञानिक समाजवाद का? कि राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत किसका हो सकता है? तो यह सिद्धांत उदारवाद का है। अगला प्रश्न, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह किसका कथन है? एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह किसका कथन है? लॉर्ड ब्राइस का, ए.वी. डायसी का, जेली नेक का, जी.वी. शाह का? तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। जेलिनिक ने कहा है कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन जेलिनेक का है। वस्तुतः संविधान राजकीय आचरण का वह विधान होता है जिसके द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंध को निश्चित किया जाता है जिसके द्वारा सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक संबंध निश्चित किया जाता है। गिलक्राइस्ट संविधान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का गठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग का सामान्य सिद्धांत निश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न 101 नंबर आपको मिलान करना है इसमें। और पहला, सूची 1 यानी कथन को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे कूट का प्रयोग करते सही उत्तर बताइए। मैं राज्य हूँ, ये किसने कहा है? राज्य व्यक्ति से पहले है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। ये कथन किसके हैं? तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है। का तीसरा, खा का दूसरा, गा का चौथा और घा का पहला। चलिए व्याख्या देखेंगे हम। मैं राज्य हूं, ये किसका कथन है? लुई 14वें। राज्य व्यक्ति से पहले है, अरस्तु। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, F.W.G. हीगल। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, प्लेटो। तो विकल्प ए सही उत्तर है। क्लियर? अगला, किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? अभी अभी आपने पढ़ा है कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। 2013 में भी ये प्रवक्ता में पूछा गया है। तो सही ऑप्शन है प्लेटो। राज्य का आंगिक सिद्धांत प्लेटो और अरस्तु के जमाने से ही प्रचलित है। प्लेटो ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। उसने व्यक्ति और राज्य के गुणों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। उसके अनुसार व्यक्ति के व्यवहार के 3 स्रोत हैं, तृष्णा, मनोवेग और ज्ञान। तृष्णा का स्थान मनुष्य के कमर में है, मनोवेग का स्थान उसके हृदय, ज्ञान का मस्तिष्क में और तृष्णा व्यापारी में, मनोवेग सैनिक में तथा ज्ञान दार्शनिक में पाया जाता है। इन तीनों के संतुलन मेल से ज्ञान का निर्माण होता है। अगला कथन है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? किस चिंतक ने कहा था कि राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है? प्लेटो की, अरस्तु की, हाब्स की, रूसो? किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? प्लेटो, अरस्तु, हाब्स या रूसो? तो सही ऑप्शन है ए, प्लेटो ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। कौन मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? कौन मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? प्लेटो, अरस्तु, थॉमस एक्विनास, मैकियावेली? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अरस्तु ने कहा है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है।
अरस्तु कहता है जिस प्रकार प्रणाली में पहले शरीर का निर्माण होता है उसके बाद अंगों का, ठीक उसी प्रकार पहले राज्य आता है उसके बाद उसकी शाखाएं बाद में। अरस्तु आगे कहता है यदि व्यक्ति का हाथ कट जाए तो शरीर के बिना निर्जीव अर्थात नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार राज्य के बिना समान मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न 105 नंबर का प्रश्न है, हम देखेंगे इसको। सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था। सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था मैकियावेली ने, कि प्लेटो ने, कि अरस्तु ने, कि मॉन्टेस्क्यू ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अरस्तु ने सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था। व्याख्या देखेंगे। अरस्तु ने सर्वप्रथम शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। शासकों की संख्या, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति का शासन सामान्य रूप में राजतंत्र, विकृत में आततायी तंत्र, कुछ व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र, वर्ग तंत्र, बहुत से व्यक्तियों का शासन मध्य वर्ग तंत्र या जनतंत्र कहलाता है। अब अगला है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने, मार्क्स ने, लॉक ने या ग्रीन ने? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अरस्तु ने राज्य का वर्गीकरण से पहले किया था। निम्नलिखित में किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है? सरकार का जो विकृत रूप है, लोकतंत्र को, कि कुलीन तंत्र को, कि निरंकुश तंत्र को, कि उपयुक्त सभी को? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी अरस्तु ने सरकार को विकृत रूप के संदर्भ में कुलीन तंत्र, लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र के रूप में परिभाषित किया है। अगला, अरस्तु ने शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण किया है। शासन का उद्देश्य यदि लोक कल्याण है तो वह अच्छा रूप है, यदि स्वार्थ पर आधारित तो वह विकृत रूप है। लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, निरंकुश तंत्र को अरस्तु ने सरकार का विकृत रूप माना है। अगला प्रश्न, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? निर्मित एवं पारंपरिक रचना के आधार पर, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर, धार्मिक प्रभाव के आधार पर, आर्थिक प्रभुत्व के आधार पर। यानी अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है? तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किया है। इसके पहले अभी आपने पढ़ा, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर किया है। अरस्तु ने प्लेटो द्वारा स्टेट्समैन में किए गए राज्यों के वर्गीकरण को ही अपना आधार बनाया है। अब अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व दैवी इच्छा का परिणाम है, बल और भय का परिणाम है, केवल राजनैतिक और धार्मिक संयोग है, विकास का परिणाम है? तो अगला, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विकास का परिणाम है। यानी अरस्तु राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। व्याख्या देखेंगे। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्ति या समूह ने सोच समझकर नहीं किया, बल्कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जिसका जन्म विकास के कारण हुआ है। यह एक स्वाभाविक संस्था है, इसके उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं और यह सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ है। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में आप देख सकते हैं कि अरस्तु ने अपने ग्रंथ, यानी अरस्तु का जो ग्रंथ है पॉलिटिक्स में आदर्श राज्य की स्थापना तथा यथार्थ का विश्लेषण एक साथ करके नवीन राजनीतिक विज्ञान को जन्म दिया है। पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन अरस्तु द्वारा लिखे गए 2 राजनीतिक विषय के ग्रंथ हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य एक दैवी संस्था है, एक कृत्रिम कृति है, शक्ति की उपज है, एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? एक दैवी संस्था है, एक कृत्रिम कृति है, शक्ति की उपज है, एक प्राकृतिक संस्था है। तो सही ऑप्शन क्या है अरस्तु के अनुसार? तो ऑप्शन डी, एक प्राकृतिक संस्था है। अगला प्रश्न है, अरस्तु का राजनीतिक विचार
प्रतिपादित है, स्टेट्समैन में, लॉज में, पॉलिटिक्स में या उपरोक्त सभी में। तो अरस्तू का जो राजनीतिक विचार है वो पॉलिटिक्स में प्रतिपादित है।